हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज ये आपका क्लास नंबर 21 है, या कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। और आज हमने हिंदी विषय को चुना है। हिंदी के टॉप 30 MCQ हम सोल्व करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप सभी तैयार हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के इन बहुत ही मजेदार प्रश्नों की। सो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है, निर्देश दिया गया है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग आपको चुनकर लिखना है। जैसे पहला शब्द पूछा है अपमान। अपमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होगा अपमान शब्द में? फटाफट आंसर करिए। अव, उप, अति या फिर अप। तो जवाब दीजिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका अप हो जाएगा। ठीक है, अप धन मान। इस तरीके से जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर उपसर्ग निकल के हमारे सामने आया अप। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर उपसर्ग ही ढूंढना है। दुर्वस्था में उपसर्ग बताना है आपको। दुस उपसर्ग है, दुर है, अव है या फिर दु है। तो जवाब दीजिए, आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होने वाला है? बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करना स्टार्ट करिए। 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन कर रहे हैं बी, जिसमें आपका दुर उपसर्ग होगा। ठीक है, दुर्वस्था। तो दुर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय। पराजय में भी आपको उपसर्ग ही ढूंढना है। तो परि, प्र, प्रा, आ, इनमें से आप बताइए क्या होएगा उपसर्ग आपका? सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। जिन क्वेश्चन में देरी नहीं लगानी चाहिए, जो फटाफट होने चाहिए, उनको फटाफट से आंसर करिए। तो पराजय में क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, परा। ठीक है, परा धन जय। तो यहाँ पर परा उपसर्ग की तरह आपका काम कर रहा है। आगे बात करते हैं द्विगु समास का उदाहरण आपको चुनना है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, या एक पद प्रधान होता है, या फिर एक पद संख्यावाची होता है। क्या होता है द्विगु समास में? उसके हिसाब से ही आप आंसर कर पाएंगे, अगर आप जानते हैं द्विगु समास की परिभाषा। तो दोस्तों, द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि इसमें पहला पद तो संख्यावाची होता है, यही इसकी पहचान होती है। तो चारों ऑप्शन में देख लो, माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर और नवग्रह। इनमें से कहाँ संख्या का प्रयोग आपको पहले पद में दिख रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी लोग इसका सही जवाब पहचान गए हैं, नवग्रह। ठीक है, नव मतलब 9, 9 ग्रह। इसका मतलब यहाँ पर पहला पद संख्यावाची, जिसमें संख्या का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पर ही द्विगु समास होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी, खरोष्टी या फिर गुरुमुखी। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आप सभी को पता होना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते तो बिल्कुल। और ये यूपी टेट का आज लास्ट प्रीवियस पेपर है, क्योंकि यूपी टेट के हम सारे प्रीवियस पेपर जो भी अभी तक हुए हैं वो सभी करा चुके हैं। ये 2011 का चल रहा है। इसके बाद फिर मैं आपको सीटेट का शुरू करूँगी। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी ना बाकी रह जाए प्रीवियस पेपर से। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कराया जाएगा। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी के साथ कौन कौन जा रहा है? तो बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक किया है वो एकदम सही है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या फिर 4?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब तो हो जाएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब आप मुझे बताएंगे कि ये 6 भेद कौन कौन से हैं। कमेंट सेशन में आंसर करके फटाफट से आंसर करके बताओ ये 6 भेद कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है, जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं, इस चिन्ह का नाम पूछा है आपसे। ये अल्प विराम है, ये विस्मयादि बोधक है, ये योजक चिन्ह है या ये उद्धरण चिन्ह है? बताइए क्या है, कौन सा चिन्ह है ये? अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो जल्दी से बताइए। देखिए अल्प विराम का चिन्ह होता है आपका ये कोमा, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो आप लगाते हैं, उसको इंग्लिश में वही कहते हैं। उद्धरण चिन्ह होता है ये वाला, जो कि इकहरा और दोहरा 2 प्रकार का होता है। और बचता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। ये हमारा क्या है? योजक चिन्ह है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सामासिक चिन्ह भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पर जैसे मान के चलिए द्वंद्व समास है तो वहां पर यही वाला चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पर करते हैं। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यह नई साड़ी है, वाक्य में जो नई शब्द है ये क्या है? जो ये नई शब्द का प्रयोग हुआ है ये सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? बताइए। 38 का सही जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, साड़ी कैसी है? नई है। तो साड़ी की क्या बताई इसने? विशेषता बताई। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। विशेषण कहते हैं ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द ढूंढना है, यानी वे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयोग होने को आ गए हैं बिना किसी बदलाव के, वही आपके तत्सम शब्द है। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की, इनमें से कौन सा आपको तत्सम शब्द नजर आ रहा है? वही आपका उत्तर होगा। जल्दी से बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब आपका है आम्र, यानी आम। ठीक है, आम्र। और अगर इसका तद्भव पूछा होता तो ये आम हो जाता। तो आम्र क्या है? तत्सम है, आम है तद्भव। ठीक है, दुग्ध होता दूध का, तो वो दुग्ध तत्सम हो जाता। इस प्रकार से आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी नहीं, तद्भव का, इस बार आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ध्यान से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब आपको देना है। क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तद्भव शब्द बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह, क्या होगा सही जवाब? देखिए दोस्तों, बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह में जो तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है, इनमें से तद्भव शब्द है मुंह। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा है दोस्तों, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पर ध्यान देना, तब आप आंसर करना। तो दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी पर्यायवाची है सूर्य का, और अंशुमाली भी। लेकिन यामिनी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः धन रथ, मन धन औरथ, या मनोधन रथ, या मन धन रथ। बताइए इसमें कौन सी संधि है, उसका संधि विच्छेद कैसे होगा? दोनों प्रश्न के उत्तर आपको फटाफट से देने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि है तो आपको विच्छेद करते समय विसर्ग का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो इसका विच्छेद कैसे हो जाएगा? मनः धन रथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनः धन रथ। इसमें विसर्ग संधि है। विद्यार्थी उदाहरण है। उस समय पर देखिए आसान सा प्रश्न आता था आपका, 2011 का ये प्रश्न है, प्रीवियस पेपर है, और मैंने शुरुआत से लेकर अब लास्ट का यही बचता था, ये भी मैंने आपको सोल्व करा दिया है। तो आप देखिए कि
ईयर बाय ईयर क्वेश्चन का जो आप कह सकते हैं पूछने का तरीका है, या फिर जो आपके प्रश्नों की कठिनता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखो। विद्यार्थी उदाहरण है किसका? वृद्धि स्वर संधि का, या गुण स्वर संधि का, या फिर व्यंजन संधि का, या दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, पूछना यही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। अब पहले तो यही देख लो कि विद्यार्थी का जो विच्छेद है वो कैसे होगा, है ना, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे इसका क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले विद्यार्थी का विच्छेद करते हैं। कैसे होगा? विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी के मेल से बना है विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ और आ, यानी जब समान स्वरों का मेल होता है, ए धन ए का, या फिर ई का, उ का, तो वहां पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, ए और ए मिलकर के यहाँ पर आ बनेगा, या आ और ए मिलकर के भी आ बनेगा। ठीक है, समान स्वर अगर आपस में मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। यहाँ पर ए और आ का मेल हुआ हो, या आ या फिर ए का मेल हुआ हो, बनेगा आ ही। तो ये इसका नियम है, ये आपको मैं समझाऊंगी जब आपको संधि पढ़ाऊंगी। तो दीर्घ स्वर संधि, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया है दिग्भ्रम का उदाहरण बताइए। दिग्भ्रम का उदाहरण बताना है। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, अयादि संधि का, या फिर व्यंजन संधि का, या फिर यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले इसका विच्छेद करके देख लो, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो दिग्भ्रम का विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? दिक धन भ्रम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका सबसे बाद में क्या आया है? व्यंजन आया है ना। व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है तो क्या बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। या फिर स्वर और व्यंजन का मेल हुआ होता तो भी व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन का मेल है तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। या फिर तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम। अगला प्रश्न देखो, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार ये समझा भी चुकी हूं मैं कि ये प्रश्न जो है अगर आपका कारक से क्वेश्चन आता है तो आपका इसी वाले से 99% एग्जामिनर क्वेश्चन आपका पुटअप करता है। तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, या फिर अपादान कारक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जिससे किसी वस्तु के पृथक होने के लिए बोध हो रहा हो, ठीक है, से का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन अलग होने के लिए, तो वहां पर आपका कौन सा कारक होता है? वहां पर आपका हो जाता है अपादान कारक। क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, कहाँ दिया गया है अपादान कारक? ऑप्शन नंबर डी में। तो 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। उसको आप क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, या फिर अश्वारोह। तो सही जवाब देने के लिए 3 सेकंड है। हालांकि 3 सेकंड का समय भी ज़्यादा ही होगा आपके लिए, क्योंकि बड़ा आसान सा प्रश्न है, बहुत पूछा भी जाता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम कहते हैं युधिष्ठिर। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। शैव किसे कहते हैं? ये तो आपका जीएस में भी आता है क्वेश्चन, है ना, कि शिव के भक्तों को क्या कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें शैव कहते हैं। तो ऑप्शन देख लो कौन कौन सा दिया गया है। जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, या जो किसी की उपासना नहीं करता। किसे कहेंगे शैव? जो शिव की उपासना करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही है। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो उसे कहेंगे वाचाल। या फिर जो बहुत बोलता है उसको कहेंगे, या जो चुप रहता है उसको वाचाल कहेंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है, तो मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, या जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो और आंसर करो। श्याम धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर जो ये धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है?
ये क्रिया है, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, या फिर कोई भी नहीं है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, पहले आप आंसर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर विशेषण, देखिए यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्रिया विशेषण की पहचान क्या होती है, जो शब्द विशेषण या किसी क्रिया की भी विशेषता बता दे। तो देखिए शाम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर शाम की नहीं चलने की विशेषता बताई जा रही है, और चलना क्या है, चलना है क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन आपको यहाँ पर करने को कहा गया है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अनुषंगिक, अनुसंगिक या अनुसंगिक या फिर आनुषंगिक। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट सेशन में अपना ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं आनुषंगिक, जो भी इस प्रकार से लिखा हुआ है ये एकदम सही है। आनुषंगिक की जो सही शुद्ध वर्तनी है वो ये है। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से आपके सामने जो है वो वर्तनी ही पूछी गई है अंताक्षरी की। इसको हम अंताक्षरी कहते हैं, जबकि अंत्याक्षरी होता है। तो जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा सही जवाब। 51 का लिख कर देख लीजिए एक बार, ताकि आप अच्छे से इसका जवाब दे पाए। तो ये क्या हो जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अंत्याक्षरी। क्या होती है, अंत्याक्षरी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अब अच्छा ये बता दीजिए सुषमा कैसे लिखेंगे, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सुषमा जो भी है बताइए, सुषमा कैसे लिखेंगे। 52वें प्रश्न का सही जवाब, तो सुषमा की शुद्ध वर्तनी होती है सुषमा, ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। आगे है नीचे दिए गए कुछ शब्द है जिसमें प्रत्येक में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनना है। यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों में आपको प्रत्यय ढूंढना है। जैसे घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ओड़ा, अक्कड़, आक या ऊ। तो कितना आसान है पहचानना, बताओ। अगर किसी ने हिंदी को बिल्कुल भी अच्छे से कभी नहीं पढ़ा है वो भी बता देगा। उसको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि अक्कड़ जो है प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा बी। आज सबके 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए, यहाँ पर गलती की गुंजाइश कहीं है ही नहीं। डिबिया में क्या प्रत्यय लगा है, या, आ, आई या फिर ई। तो यहाँ भी कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। डिबिया इया है बाद में। भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय बताना है ए, उ, उक या अक। तो भिक्षुक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा, भिक्षुक। ठीक है, तो उक प्रत्यय है। आगे पूछा गया है पर्यायवाची। निम्न में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची कौन सा है, नीरद, नीरज, अंबुजा या अंबु। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 56 का। तो बिल्कुल नीरद, तोयद, ठीक है, जिनके बाद में द लगता है, जलद, इस प्रकार से सभी इन सभी के क्या हो जाते हैं, बादल का पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, नीरद हो जाएगा। ठीक है, जलद, इस तरीके से। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको, जो इंद्रियों को जीत ले उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। तो आंसर करिए फटाफट से, बड़ा ही आसान सा पेपर आया था ये, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, सही जवाब आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रिय। आगे अगला क्वेश्चन है, आप आ गए। वाक्य में जो आह शब्द है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है। तो बड़ी आसानी से आपको आंसर करना है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आह शब्द क्या है, इसमें संज्ञा है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो सर्वनाम भी नहीं है, ना ही ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, बल्कि ये तो अव्यय है। क्या है, अव्यय है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। नदी बहती है,
हम इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। जो भी शब्द दिए गए हैं तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे नदी है, हमें नहीं पता ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लो। जैसे नदी बहती है, तो बहती है यानी ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ये जवाब नहीं है। पानी पिया, ठीक है, या पानी पी लिया, तो इसमें क्या होगा, ये पुल्लिंग जैसा साउंड कर रहा है, पी लिया। अगर चाय होती तो चाय पी ली हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन पानी को कैसे बोलते हैं कि पानी पी लिया। तो यहाँ पर हमको पता चल गया वाक्य में प्रयोग करने से कि पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इलायची पीस ली या खा ली, ठीक है, प्यास लगी है। तो ऐसे जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है और ये भी बताना है कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी। और ऐसा प्रश्न एक बार पहले भी आया था आपका, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और विच्छेद कैसे होगा, जल्दी बता दीजिए। पवन का विच्छेद होगा पो धन अन, ठीक है, पो धन अन। ऑप्शन नंबर सी में आप देख पाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है, तो ये है आपका 60वां प्रश्न और आपको आंसर करना है कि इन 30 प्रश्नों में से, इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी तो देखूं कि इतने आसान से प्रश्न में आप कितनी गलतियां करते हैं या कितना सही करते हैं। तो आंसर करिए और क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।